हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट। तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, डीपली समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज अ केमिकल काइनेटिक्स। नाम से अगर वर्डिंग के साथ जाएं तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो बेस्ड किस किस चीजों पे होती है, उसके रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हम किस रिएक्शंस को मेजर कर लेते हैं, पहले मेजर पाते हैं। उनमें मैं आपको बताऊं, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास होता है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स NaNO3 प्लस AgCl. This is a ionic reactions and it is very fast. It is taken very short time period, very short time period, like 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 16 second. It cannot be measured by chemical kinetics. इस रिएक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा फास्ट है, क्योंकि रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस है एंड जो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है उसको हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर उसके रेट को मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो रिएक्शन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी उसको आप मेजरमेंट नहीं करोगे कि एक रिएक्शन किस रेट से हो रही है। तो इस रिएक्शन को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते जो बहुत फास्ट रिएक्शंस हैं। इसको हम लिखेंगे, ये कैसी रिएक्शन है केमिस्ट्री की, फास्ट रिएक्शंस है। Okay, and second one is very slow reaction, the rusting of iron. Rusting of iron. अब आप देखेंगे rusting of iron is a very slow reaction. ये बहुत स्लो रिएक्शन है, तो इसको मेजरमेंट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है। आप अगर किसी नेल्स को अगर आप ओपनली रख देते हैं, मॉइस्चर से रिएक्शंस करता है, इट्स टेकन टाइम 4 डे 5 डे 6 डे, हो सकता है 1 मंथ 3 मंथ 2 मंथ, कुछ भी लग सकता है। तो बहुत लंबी ड्यूरेशन है, तो उसमें भी हम इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो हम किन रिएक्शनों को केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मेजरमेंट करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए, दोज रिएक्शंस विच आर मॉडरेट। जो रिएक्शन आपकी मॉडरेट होंगी, मॉडरेट का मतलब जो ना तो बहुत फास्ट हो और जो ना ही बहुत ज्यादा स्लो हो, उन रिएक्शनों को मेजरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। एंड द एग्जांपल इज like N2O5 and the decompositions of N2O5 in its balancing form is and 4NO plus O2, here the number of oxygen is 10, that means 2 4 side to 10. The reaction is balanced down. So ये जो reactions में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की, ये इस रिएक्शंस को हम मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं और मॉडरेट रिएक्शंस को मेजरमेंट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू केमिकल काइनेटिक्स। अगर और एग्जांपल आपको चाहिए कि हम किस तरह के वो करेंगे, तो उसमें एक एग्जांपल और मैं आपको समझ देता हूँ। एक एग्जांपल में लिखा, इसमें आपने एक रिएक्शंस देखी होगी, सुक्रोज का जब ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है, तो सुक्रोज होता है हमारा C12H22O11 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स C6H12O6 plus C6H12O6. These reactions can be measured by chemical kinetics. So याद रखेंगे स्टूडेंट कि वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट है बच्चों, उनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जो बहुत ज्यादा स्लो है उनको मेजरमेंट नहीं किया जाता, और जो मॉडरेट रिएक्शंस होती है देखिए मेजरमेंट विद हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो इस रिएक्शन को डॉगी चुप हो जाओ, ठीक है। सो इस रिएक्शंस को हम मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हम किस रिएक्शन को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि आपने ये तो समझ लिया कि केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें हम किस तरह के रिएक्शन को मेजरमेंट करते हैं। एक केमिकल रिएक्शंस को रेट ऑफ रिएक्शंस से इंडिकेट किया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द रेट ऑफ रिएक्शंस, द चेंज इन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की रिस्पेक्ट में अगर हम किसी रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में चेंजेस देखते हैं बच्चों, तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में मिल्क मिला रहे हैं तो हम इमीडिएटली देखेंगे उसका कलर चेंज हो रहा है ना, रिएक्टेंट अपना कलर चेंज करके प्रोडक्ट बना रहा है, मिक्स होकर कुछ बन रहा है ना। तो इसमें हम एक टाइम के इंटरवल के साथ ये चीज हो रही है। शुगर वाटर को आप मिक्स कर, उसको शेक करा आपने या डिसॉल्व किया आपने, आप उसको मिला रहे हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि उसके साथ सॉल्युबल होता जा रहा है रिएक्शंस के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट लिखते हैं, और जब हमें रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर रिएक्टेंट लिखना होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो हम लिखेंगे -dA/dt।
दिस इज द इंडिकेशंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर रिएक्टेंट तो मैंने लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे रेट ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं इसको, आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर प्रोडक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। याद रखेंगे कि जो रेट ऑफ प्रोडक्ट होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है रेट, याद रखें। ऐसा क्यों है? देखिए, रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है किसी रिएक्शंस में। जैसे मान लो कि अगर आप मैगी बना रहे हैं तो आपने पानी में मैगी जैसे डाल दी, तो मैगी जो कच्ची थी वो धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया, है ना। तो क्योंकि वो पकना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये रेट जो थी आपकी, जो रिएक्टेंट था वो, जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी कि एक मैगी का पैकेट है वो, ठीक है, उसमें आपने उसमें मैगी डाली, अब वो बन रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ये अपनी टेंडेंसी, रिएक्टेंट अपनी टेंडेंसी को डिक्रीज in concentration of reactant upon time। यहां पे क्या मतलब है? यहां पे है increase in concentration of product upon time। सो कितना इजियर है, जब हम कोई केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो रिएक्टेंट लगातार अपनी प्रॉपर्टी टेंडेंसी कंसंट्रेशन को लॉस कर रहा होता है, और क्या बन रहा होता है? वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर रिएक्टेंट निकालने में आएगा, ये है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, तो वो आपका ये होगा। ऐसे ये है रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर प्रोडक्ट, तो वो आपका पॉजिटिव टर्म होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है किस केमिकल रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखने का तरीका ये होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर रिएक्टेंट दिस काइंड एंड प्रोडक्ट इन दिस काइंड। रिएक्टेंट को आप आर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे मैंने आर लिखा है तो आर लिख दीजिए। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आइए एक केमिकल रिएक्शन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शंस किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, तो एक केमिकल रिएक्शन जो है वो इस तरह से लिखी हमने, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है और उससे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है PCl3 और Cl2 भी बन रहा है। ठीक है, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिखा है। अब सपोज हमें इनकी रेट लिखनी है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर रिएक्टेंट PCl5, तो वो लिखा जाएगा माइनस, आप डेल भी लिख सकते हैं, PCl5 एंड dt इज इक्वल्स टू, याद रखना जो रिएक्टेंट की रेट होती है इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रेट, बस साइन का डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे d अपॉन dt फॉर द PCl3 एंड dt। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल t और Cl2 यहाँ पे t। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा याद रखना वाली वो होती है, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन हमेशा किस में आती है? बिग ब्रेसेस में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज कैरी विद बिग ब्रेसेस। ठीक है, तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस के लिखने के लिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होता है। तो ये हमने देख लिया, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, सो अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद चलते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है जब आप पढ़ रहे होते हैं। सपोज आप पढ़ रहे हो, अचानक से किसी का कॉल आ गया, अचानक से कोई नोटिफिकेशन आ गया, आपका ध्यान एकदम से भटक गया, आप कुछ और करने लग गए, है ना। तो वो जो फैक्टर था वो आपकी रिएक्शंस को अफेक्ट डाल रहा है, इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि रिएक्शंस को अफेक्ट ही डालना, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी डिस्कस करेंगे जितने सारे फैक्टर, इसको देखेंगे। ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शंस के रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बस सबसे पहला फैक्टर आप सोचो लॉजिकली कि सबसे पहला फैक्टर कौन हो सकता है। हमारे सबसे हो सकता है द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, फर्स्ट फैक्टर जो मैं डिस्कस करने वाला आपके साथ वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है। एंड प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं साथ साथ, एंड प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट। ठीक, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं NO को मिलाता हूं ऑक्सीजन के साथ, इसको कॉम्बिनेशंस करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, NO का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बन रहा है 2NO2। बट ये रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शंस है।
वहीं पे अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शंस करवा दूं O2 के साथ, तो ये आपकी हो जाती है बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन। अब आप देखेंगे कि दोनों में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो स्लो प्रोसेस है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आप दोनों कंडीशंस पे करते हो ऑक्सीडेशन ही रहे। ठीक है जी। तो ये है पहला फैक्टर अफेक्ट करता है। जो सेकंड है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट इतना इजियर है, आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं अपने घर पे भी। आपने क्या करना है, कंटेनर लेना है, ठीक है, एक वेसल ले लो और एक तवा ले लो जिसमें हम रोटी बनाते हैं। तवे का सरफेस लार्ज होता है। अगर आप दोनों में 4-4, 5-5 चम्मच अगर पानी दोनों में डाल देते हैं, कंटेनर में डाल रहे हैं, एक उसमें डाल रहे हैं और दोनों को हीट करना स्टार्ट करें, एक वेसल आपके पास इस तरह का है उसमें डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे जिसमें लार्ज सरफेस होता है ना, उसको जल्दी बना देता है चीज़ों को। लार्ज सरफेस में पूरी जगह से हीट होता है चीज़, इसलिए जल्दी जल्दी बन जाता है बच्चों। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो अगर हमारे पास सपोज कोई कपड़ा है, ठीक है, हमने उसको धोया, लेकिन हमने उसको फैला के नहीं डाला सुखाने के लिए, हमने उसको नॉर्मल डाल के ऐसे रख दिया, तो वो बहुत लेट सूखेगा। लेकिन अगर मैं उसी कपड़े को खोल के धूप में रखूं ऐसे ऊपर करके, और जैसे हम कपड़े धोने के बाद निचोड़ के छिटक के फिर हम ऐसे रखते हैं ना, फैला के डालने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सम रेडिएशन उस पर टकराती है और जल्दी से जल्दी सूख जाता है। सो वही है कि सरफेस एरिया अगर लार्ज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो केमिकल रिएक्शंस की रेट भी ज्यादा जाएगी। ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शंस। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वो आता है कंसंट्रेशन, और दिस इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर हम जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें ये बताता है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज आपने दी है, कि द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। कंसंट्रेशन कोई भी क्या होता है, डायरेक्टली होता है रेट ऑफ रिएक्शंस। मान लो एक रिएक्शंस में आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे कि लकड़ी है हमारे पास, ठीक है, उस लकड़ी को हम जला रहे हैं लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो जल्दी जलेगी नहीं। अब आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, वुड उतना ही रखो, लकड़ी उतनी होनी चाहिए, बट आप क्या करो, ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा दो। जब आप ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो रिएक्शंस की रेट थी वो बढ़ गई। अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा दे देंगे, ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो जल्दी से चीजें बर्न होने स्टार्ट करेंगे, तो है ना, डायरेक्टली रिलेट करता हूं। अगर ऑक्सीजन कम थी तो वुड जो था, वो लकड़ी जो थी, वो लेट जली थी, काफी लंबा टाइम लगी थी जलने के लिए। लेकिन अगर ज्यादा, जैसे 20 ग्राम ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है इन एटमॉस्फेयर में, तो लेट जलेगी। जैसे मॉइस्चर वाले सीजन पे चीजें हमें जल्दी से लगती नहीं है, कोई जल्दी से हीट हो जाएगी, जल्दी से जलती नहीं है, लेकिन गर्मियों में एकदम से फटाक से आपको कर लेंगे। दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ये आप रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने सरफेस टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शंस ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू बेटर। ठीक है, अब सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम का टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शंस के। रेट ऑफ रिएक्शंस, टेम्परेचर जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस भी उतनी ज्यादा होती है। बस, तो होता क्या है ना कि जब टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो रिएक्शंस की रेट भी बढ़ जाती है। तो दे आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमने पढ़ लिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, चलिए अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शंस की ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर की होगी। ओके, सो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, दिस इज द पावर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। उनकी जो पावर होगी उसको हम बोलते हैं, जो कंसंट्रेशन आप लेके चल रहे हैं उनकी जो पावर होगी उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इसको बहुत इजी है समझने के लिए, अगर आप इसको समझें। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, AA, BB, CC गिव्स प्रोडक्ट।
अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते समय आपको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, वैसे लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए की पावर ए की पावर ए। रेट के साथ आपको कांस्टेंट लगाना होता है, ए की पावर ए, ऐसे ही बी की पावर बी, ऐसे ही सी की पावर सी। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रेट। किसी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो आगे ए बी सी आप देख रहे हैं, इनको हम यूज कर लेते हैं, यस, हाँ, इनको हम यूज कर लेते हैं इनकी पावर के टर्म्स में, और इनके पावर का सम ही इनका ऑर्डर होता है। पावर का सम क्या है इनका ऑर्डर, ए प्लस बी प्लस सी, ये इनका ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शंस का। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, द सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशंस टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट ऑफ लॉ इक्वेशंस। यानी कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन O5 gives 2NO4 2NO2 plus half O2, इससे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो आप ऐसे लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5, और इसके आगे क्या है 1, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा इसके आगे 1, तो ये इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अभी और करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर के रिएक्शंस का एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा H2 plus I2 gives 2HI। अगर मैंने बोला इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 और I2, ठीक है। तो रेट इज इक्वल्स टू K H2 की पावर 1 I2 की पावर 1। जो भी आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, एज्यूम कर लेना 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो इसकी जो रेट है वो आपका क्या हो रहा है, रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। या अब इसी तरीके से एक एग्जांपल वाले लेते हैं, जैसे हमने लिखा NO + O2 gives 2NO2, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, 4 है, नाइट्रोजन 2। तो इसकी जो रेट लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर 2, O की पावर 1, क्योंकि इसका आगे 1 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो रेट का जो साइन आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा के हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं NO, यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गई इसकी, O2 इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब लिखिए आप ऑर्डर, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, दैट मींस दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, ठीक है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या है। सबसे पहले हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करने के लिए आपको क्या करना है, आप लिखना है A गिव्स प्रोडक्ट, ये A की है तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू -dA/dt, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, इतना हो गया। फिर ऐसे इसका रेट बनाओ, रेट इज रेट लॉ कहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शंस रेट लॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब -dA/dt इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ये एज इट इज आ गई, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिख दिया, -dA/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम कांस्टेंट के लगाया। अब A एक तरफ कर देते हैं, कंसंट्रेशन एक तरफ कर देते हैं, टाइमिंग एक तरफ कर देते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें भी नहीं बहुत ज्यादा टफ है। कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आया मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक होते हैं। अभी क्या करते हैं कि डी हटाने की पावर पे हमने देखिए इंटीग्रेशन ln A इज इक्वल्स टू K × T + I। जैसे 1/x का log x होता है, ऐसे 1/x का माइनस का log A हो जाएगा। ये नेचुरल log है, इसको ln की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 1/x का dx आप कर रहे होंगे तो आ जाएगा log x, और नेचुरल लॉग लिखने का तरीका होता है ln, ठीक है। जैसे 1/a dA, क्योंकि कंसंट्रेशन है और नेगेटिव साइन के साथ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ln A, इंटीग्रेशन ऑफ ln A, ठीक है।
तो ये इतना हो गया कुछ हमारे पास। अब इस आई की वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे करो लेट t टेंड्स टू 0 देन i टेंड्स टू, जब t टेंड्स टू 0 होगा तो i की वैल्यू कौन होगी, खुद माइनस का ln a नॉट। सो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू माइनस ln a इज इक्वल्स टू k इंटू टी माइनस ln a नॉट। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो माइनस वाला है इसको आप उधर ले जा दीजिए, ln a माइनस और प्लस में आ गया ln a नॉट इज इक्वल्स टू k इंटू टी। अब ln a को आप आगे लिख लीजिए माइनस ln a को पीछे k इंटू टी। ये वैल्यू कैसा है आपको, आई होप अंडरस्टैंड है ना। जब टाइम जीरो होगा तो किसी चीज की कंसंट्रेशन इनिशियल रहती है, इसलिए a नॉट हो गया। अब इसको लॉग माइनस में जो होते हैं वो हमेशा डिवाइड में चले जाते हैं, ln नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू k इंटू टी। ln को लिखने का मतलब होता है 2.303 log a नॉट अपॉन a, इस तरह से लिखा जाता है नेचुरल लॉग को। मल्टीप्लाई बाय t कहाँ जाएगा आपका, डिवाइड। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरह का आता है, k इक्वल्स 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सो अगर आप रिएक्शंस देखेंगे तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 a नॉट अपॉन a। a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, a इज अ फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला है इसका। अगर आप कह रहे हैं कि हाफ ऑर्डर रिएक्शंस दैट मीन टाइमिंग विल बी t by 2। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन आल्सो a नॉट by 2 जब हाफ ऑर्डर रिएक्शंस है तो। ठीक है, अब इन चीजों का आप यहाँ पे पुट कीजिए, k इक्वल्स टू 2.303, t की जगह आ जाएगा आपका t हाफ एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों log 10 a नॉट के अपॉन में, a की जगह आ जाएगा a नॉट बाय 2, नॉट से नॉट कैंसिल। सो k इज इक्वल्स टू 2.303 t हाफ, ये 2 कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर log 10 2 एंड द वैल्यू ऑफ log 2 इज k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नहीं लिखते इसको, okay, so the value is k equals to 2.303 t half log 2 is 0.3010। ठीक है, so k is equals to 0.693 upon t half को आप ऊपर ले लीजिए, वो आ जाएगा लगभग 0.693 upon k। so this is the first order, this is the half life formula। ठीक है, for the first order reactions। अगर यहाँ पर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको हर एक चीज का आंसर जरूर दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को करने के लिए आप लिखेंगे ए नॉट गिव्स प्रोडक्ट, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर है, इसमें रिएक्टेंट की जो रेट होगी वो जीरो होगी। तो हम फिर से लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू d माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ ए नॉट ए। ठीक है, फिर ऐसे लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो आप ऐसे लिख लो माइनस डी ए अपॉन ए डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। इतना होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट अब डिवाइडर लिखा जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड माइनस डी ए इक्वल्स टू, ये 1 हो गया, किसी की पावर 0 मैथमेटिक करके वहां पर आ जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू 1 होता है।
से डिवाइड रखा जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड में इंटू डी टी। अब ये जो डी हटाने की पावर है केवल इंटीग्रेशन को दो साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो डी ए का हो जाएगा ए इक्वल्स टू के, डी टी का हो जाएगा टी, इंटीग्रेशन होने इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई लग गया। अब ये जो आई है इसकी वैल्यू निकालने के लिए लेट टी टेंड्स टू 0, ये एज्यूम कर लो जब टी टेंड्स टू 0 होगा आई की वैल्यू खुद क्या हो जाएगी माइनस का ए नॉट, क्योंकि जब टाइमिंग 0 है तो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में डालो, माइनस ए इक्वल्स टू के इंटू टी माइनस का ए नॉट। अब ये माइनस वाला किसमें जाएगा प्लस में, प्लस ए नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू टी, के को उधर होल्ड करो, टी मल्टीप्लाई रखना जाएगा डिवाइड में ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाय टी। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये रहा ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो ये हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कंसंट्रेशन में याद रखिएगा बस, जब भी कंसंट्रेशन आप चले तो एक ब्रैकेट जरूर बनाएंगे उनके साथ बिग ब्रेसेस, ये भूलना नहीं है, फिर कुछ वजह कंसंट्रेशन में सब बिग ब्रेसेस के साथ आते हैं। ठीक है, सो आज हमने जो डिस्कस किया वो था रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड हाफ लाइफ एंड जीरो ऑर्डर। अगर आपको इनमें कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना प्यार सपोर्ट इस चैनल के साथ देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।